जिंदगी में कभी कभार नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्रीमती वैजयंती काले के मराठी नाटक आयुष्यात एक एक दा का हिंदी अनुवाद। लीजिए सुनिए नाटक जिंदगी में कभी कभार। सब इंतजाम हो गया, अब कोई फिक्र नहीं। भले ही अब 24 घंटे कर्फ्यू क्यों ना रहे, कोई परवाह नहीं। ये बिस्किट ले आया हूं, ब्रेड है ही, सिगरेट के 4 पैकेट भी मंगवा लिए हैं। कल शाम को कुछ देर के लिए कर्फ्यू उठने तक ये चीजें काफी होंगी। कल दफ्तर में इंस्पेक्शन है, उस वक्त आई मस्ट बी एट माई बेस्ट। इस बार किसी भी तरह से प्रमोशन मिलना ही चाहिए। अगले महीने शादी है, जब फर्स्ट क्लास ऑफिसर की पोजीशन होगी तो ससुर जी की नजरों में दामाद की इज्जत बढ़ जाएगी। दिवाली का त्योहार भी उनके यहां धूमधाम से मनेगा। दिवाली का प्रेजेंट भी उस पोजीशन को शोभा देने वाला ही होगा। मैं अंगूठी लिए बगैर नहीं रहूंगा। अंगूठी भी मामूली नग वाली नहीं, सॉलिड गोल्ड की होनी चाहिए। हाँ हाँ। विजया से मिले बहुत दिन हो गए हैं, एक बार उसे मिलना चाहिए। शादी तय हो चुकी है, अब अगर साथ घूमने फिरने नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। ये दंगा ना हुआ होता तो मैं आज ही लेकर उसे घूमने जाता, लेकिन कर्फ्यू मुश्किल से 2 घंटे के लिए उठेगा। इतने कम टाइम में जाएंगे कब और आएंगे कब। मान लो रास्ते में गुंडों ने मेरा स्कूटर रोक लिया। ओह माय गॉड, इस वक्त कौन आ पहुंचा। बजाने दो घंटी, मैं दरवाजा हरगिज नहीं खोलूंगा। अरे घर में कोई है क्या? अरे ये तो विजू की आवाज है। आ रहा हूं विजू, आ रहा हूं। अरे विजू तुम अरे तुम इस वक्त कैसे आई? कैसे आई? साइकिल से। अकेली? तुम्हें डर नहीं लगा? डर क्यों लगेगा, हजारों लोग आ जा रहे हैं। मगर कर्फ्यू जो है। कर्फ्यू उठते ही मैं निकल भागी। ओह गॉड। ए, तुम क्यों नहीं आए? मैंने माँ से कहा था वो जरूर आएंगे। मुझे लगातार तुम्हारी याद आ रही थी। क्यों, तुम्हें भी मेरी याद आ रही थी? क्यों नहीं, बराबर आ रही थी। सच, मेरे मन की हालत भी ऐसी हो उठी थी, इसीलिए तो कर्फ्यू उठते ही यहाँ भाग आई। बड़ी हिम्मत की तुमने। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब तुम शर्माती हुई इस तरह आकर बैठी थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बोल्ड हो सकती हो। तुमने ही मुझे बोल्ड बनाया है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी के प्यार में मैं इतनी जल्दी बह जाऊंगी। आप मुझे देखकर गए, संदेशा आया लड़की पसंद है, बस उसी दिन से मेरे दिल पर आपका अधिकार हो गया। लो, मैं ही लगातार बोले चली जा रही हूँ, आप भी कुछ कहिए ना। ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक सवाल करूंगा। तुमने मुझे पसंद क्यों किया, बोलो। सीधी सी बात है, तुमने मुझे पसंद किया, इसीलिए मैंने तुम्हें। नहीं नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो सुनो, मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो वर चुना वही मेरे लिए पुरुषोत्तम बन गया। उसे ही वरमाला पहनाने का मैंने निश्चय किया। समझ गए ना? ये भी कोई जवाब है? तुम्हारे माँ बाप कह रहे हैं इसलिए मैं पुरुषोत्तम हो गया। अरे मैं पूछता हूं, तुम्हें मैं वैसा लगता हूं या नहीं? तुम तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हो। मगर मैं ये फालतू बकवास क्यों कर रही हूँ? मैं आते ही तुमसे ये पूछने वाली थी कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कहो, लेकिन यहाँ आते ही सब भूल गई। अच्छा कहो, चाय बनाऊं या अभी दूध लाना बाकी है? वो क्या रखा है? मैं आते वक्त दूध की थैली साथ ले आया था। बहुत अच्छा किया, अब मैं भी चाय बना कर लाती हूँ। चाय शक्कर के डिब्बे कहाँ रखे हैं पता है तुम्हें? मैं सब खोज लूंगी, तुम बैठो। अरे विजू यहाँ आ तो गई, मगर वापस कैसे जाएगी? उसे कैसे पहुंचाया जाए? कितनी मुसीबत होगी मुझे। ठीक है, चाय बनाकर लाते ही मैं उसे घर लौटने के लिए कहता हूं।
देखूं रेडियो पर क्या आ रहा है। अब एक जरूरी सूचना सुनिए। कुछ समय के लिए कर्फ्यू उठते ही शहर के कुछ हिस्सों में फिर से वातावरण तनावपूर्ण हो जाने के कारण पुलिस कमिश्नर साहब ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया है। इसलिए रास्ते से आने जाने वाले लोग और 10 मिनट के अंदर अपने अपने घरों में चले जाएं। याद रहे, समय सिर्फ 10 मिनट का है। नागरिकों में किसी प्रकार की घबराहट ना हो और शांति बनी रहे। जो लोग घर से बहुत दूर हों, वे 10 मिनट में किसी पास की जगह में आश्रय ले लें। सूचना समाप्त हुई। विजू, ओ विजू, अरे तुमने रेडियो की सूचना सुनी? हाँ। तुम फौरन यहाँ से जाओ। 10 मिनट के भीतर तुम्हें घर पहुंच जाना चाहिए। हे भगवान, साइकिल से जाने में भी मुझे 12-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। मैं तेजी से जाती हूँ। अरे तेजी से कैसे जा पाओगी? रास्ते में लोगों की भीड़ होगी। तुम साथ चलोगे? स्कूटर से मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। अजी राम का नाम लो, रास्ते में हर कोई भागता जा रहा है। ऐसी भीड़ में स्कूटर चलाना आसान काम नहीं है। और फिर तुम्हें छोड़कर घर वापस लौटने तक कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। देर हो गई तो हमारे यहाँ रह जाना। हमारे यहाँ माँ, पिताजी, भैया सभी तो हैं। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं जाती हूँ अकेली। तुम चाय पियो, मैं चली। अरे नाराज न हो विजू। देखो, एक तो ये कर्फ्यू, ऊपर से घर में यहाँ मैं अकेला। ऐसे में तुम यहाँ आई, यानी तुमने आने की हिम्मत की। वैसे ये थोड़ा सा पागलपन ही किया तुमने। ये तुम बार बार क्यों सुना रहे हो? मैंने कहा ना, मैं चली जाती हूँ। अरे कौन होगा? जरा पूछो तो सही, कौन है? बोलो मत। शहर में गड़बड़ी मची है, जरूर कोई गुंडा होगा। ये खटखटाहट कब तक सुनते रहोगे? देखते हैं, वो भी आखिर कब तक खटखटाता है। तंग आ जाएगा तो लौट जाएगा। लेकिन सुनो तो, दरवाजा खोले बगैर मैं बाहर कैसे जाऊंगी? कहो तो मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे नहीं, ऐसा पागलपन मत करो विजू। तुम्हारा घर ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट में तुम वहां पहुंच जाओगी। दरवाजे की खटखटाहट बंद होते ही तुम चली जाना। शायद कोई घायल हो गया है बेचारा, हम उसे अंदर आने दें। तुम तो बिल्कुल पागल हो विजू। कहीं किसी दंगे में घायल हो गया होगा। ये पुलिस केस है, हम क्यों बेकार झंझट मोल लें? मगर माधव, सोचो तो, एक घायल आदमी अपने दरवाजे पर पड़ा है। क्या तुम उसकी सहायता नहीं करोगे? अरे कुछ तो इंसानियत से पेश आओ माधव। दरवाजा मत खोलो, ये इंसानियत हमें महंगी पड़ सकती है। मुझसे ये करुण करा नहीं सुनी जाती। मैं दरवाजा खोलती हूँ। आप? नमस्ते साहब, नमस्ते। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? करा कौन रहा था? तुमने देखा उसे? हाँ, दोनों के दो मिलाकर 4 सवाल हुए। मैं सिलसिलेवार उसका जवाब देता हूँ। सवाल नंबर 1, मैं कौन हूँ? मैं कलंदर हूँ, नाम भी मेरा कलंदर है। सवाल नंबर 2, मुझे क्या चाहिए? जवाब, मुझे आसरा चाहिए। सवाल 3, करा कौन रहा था? जवाब, मैं करा रहा था। चौथा और आखिरी सवाल, तुमने उसे देखा क्या? जवाब, जी देखा। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। संभल कर जाना विजू। आपको अगर उन्हें छोड़ने जाना है तो ताला लगाकर आप जा सकते हैं, मैं तब तक बाहर ठहरूंगा। कर्फ्यू लगने ही वाला है, पहुंचाने का समय अब नहीं है। अगर गया तो लौटूंगा कब? मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, अभी काफी लोग आ जा रहे हैं। मैं जाती हूँ। देखो मिस्टर कलंदर, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगा। मेरी तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है। मैं बेकार की मुसीबत क्यों मोल लूं? देखिए, वो अभी सड़क तक भी नहीं पहुंची होंगी, जाकर उन्हें वापस ले आइए। प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे क्या करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। तुम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चले जाओ, वहां सीढ़ियों के नीचे बहुत जगह है। मुझे अब दरवाजा बंद करके सोना है। हाँ, इस वक्त आप सोएंगे? 7 बजे से? अरे ये भी कोई सोने का वक्त है? तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरा जब जी चाहेगा सोऊंगा। अरे विजय, तुम? हाँ।
लौटाएं? हाँ, घर पहुंचने तक का समय नहीं रहा। कुछ मुसीबतें भी बड़ी शरारती होती हैं, जब जरूरत हो आ खड़ी होती हैं। देखिए ना, अचानक कर्फ्यू लग गया। हाँ, इनका घर बहुत दूर रह गया। वाह 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 वाह, अब ये सजा सजाया घर है और सारी रात है। शट अप, मुंह संभाल कर बात करो। हाँ, नाराज क्यों होते हो माधव? वो तो मजाक कर रहे हैं। ये कैसा मजाक है? तुम तो नाराज हो गए। अब कुछ देर पहले जब मैं गई तब सचमुच ही बड़े जोर से करा रहे थे। क्या तकलीफ थी इन्हें? कहीं चोट तो नहीं आई है? वाकई आप बड़ी भोली स्त्री हैं। मैंने ऐसा व्यवहार किया, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। तो क्या तुम बिला वजह ही करा रहे थे? जी हाँ। मगर क्यों? ताकि आप मुझे मकान में आने दें, दरवाजा खोल दें। उसके लिए तुम्हें कॉल बेल बजानी चाहिए थी। तुम्हारे कराने से मैं कितनी घबरा गई थी। इनके मना करने पर भी मैंने दरवाजा खोला। यही तो मेरी चाल थी। मैं पहले दरवाजा खटखटा चुका था, मगर आप लोगों ने दरवाजा खोला ही नहीं। तभी मुझे अंदर से किसी की कोमल आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा इस कोमल दिल वाली को पिघलाना ही अधिक अच्छा होगा, इससे दरवाजा फौरन खुल जाएगा। वाह, ये कोई भले आदमी का काम है। अरे ना सही, खैर छोड़िए भी। आपका नाम क्या है? माधव। और आपका शुभ नाम? विजया। अच्छा अच्छा। अच्छा विजय जी, आप ही बताइए, मैंने जो कुछ किया क्या वो गलत था? हाँ, सरासर गलत। अब मुझे ये बताओ, तुम यहाँ से जाओगे कब? कर्फ्यू उठते ही चला जाऊंगा। क्या कहा? मेरे घर में बगैर मेरी इजाजत के तुम कर्फ्यू उठने तक रहोगे? रात भर ठहरोगे? जी। ये तो खुल्लम खुल्ला दादागिरी हो गई। मैं कहता हूं तुम अभी इसी वक्त यहां से चलते बनो। हाँ, और ना गया तो? अजी मैं धक्के मारकर निकाल दूंगा। धक्के मारकर निकालोगे? जरा मारकर तो देखिए। अरे ये तो मोटा हट्टा कट्टा और मैं ठहरा कमजोर दुबला पतला। तो भाई साहब, आखिर आपका इरादा क्या है? इरादा एक ही है। मैं तुम दोनों से एक प्रार्थना करता हूँ, माधव जी और बिजू जी। देखिए, मैं अचानक आपके घर में घुस गया हूँ। अब आप चाहें या ना चाहें, हम तीनों को आज की रात यहाँ बितानी है। ये वक्त अभी कट जाएगा, क्यों ना हम इसे हंसते खेलते इस ढंग से गुजारें कि उसकी याद जिंदगी भर बनी रहे। देखिए, ऐसा वक्त जिंदगी में कभी कभार ही आता है। वाह, कितनी अच्छी कल्पना है। तुम कवि हो क्या? कितने अच्छे ढंग से बातें करते हो। अजीब आदमी है ये, रात भर यहाँ रहने की बात कर रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था माधव जी, अभी बजे हैं शाम के 7:30। कर्फ्यू कल सुबह 7 बजे तक नहीं उठता, ये बात पक्की समझो। इसका मतलब है हम 12 घंटे के सफर के साथी हैं। अब बताइए, ये सफर कैसे कटे? सफर के बारे में मुझसे कुछ न पूछो। मैंने बंबई पूना के अलावा कभी कोई सफर ही नहीं किया। बातें करते करते इतना टाइम निकल चुका। चाय अब तक वैसी की वैसी पड़ी है, ठंडी हो गई है। इसे गर्म करके ले आती हूँ। छी, गर्म की हुई चाय मुझे पसंद नहीं आती। शायद दूध कम हो, पता नहीं कल कब मिले। सच, ये बात तो मेरे ध्यान में नहीं आई। ठीक है, हम लोग यही चाय गर्म करके पियेंगे और इनके लिए ताजी चाय बना देंगे। ताजी चाय बना देंगे। मेरी किस्मत से मुझे बड़े ही अच्छे घर का सहारा मिला है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। मैं एक सिगरेट ले सकता हूँ? नो सॉरी, मुझे अपना ये कोटा कल तक चलाना है। क्या कल तक चलाना है? सिगरेट। तुम अकेले 4 पैकेट पियोगे एक रात में? लो चाय पियो, तुम्हारे लिए दोबारा बनाई है। लो तुम भी लो। Thank you. अंदर बिस्किट भी रखे थे, मैंने सोचा इनका भी सफाया ही किया जाए। ये बिस्किट तुम अंदर से क्यों ले आई? अरे मुझसे पूछे बगैर तुमने वो पैकेट खोल डाला। माधो, बिस्किट के लिए इतने गर्म क्यों होते हो? सवाल बिस्कुटों का नहीं है, सिगरेट का भी नहीं है। मैं चाहूं तो ऐसे 50 पैकेट ला दूं, मगर इस मान न मान मैं तेरा मेहमान को हरगिज नहीं दूंगा। मेरे घर में आकर मुझ पर ही रौब जमाता है। मैं इसे धक्के मार कर कब कर निकाल देता, मगर शिष्टाचार और सभ्यता की वजह से खामोश रह गया। वाह, चाय बहुत बढ़िया थी।
मुझमें तो जान आ गई। अब मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? मिस्टर कलंदर, मुझे तुम इस नाम से पुकार सकते हो। मुझे ये मिस्टर मिस्टर कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उधर कहाँ चले तुम? हैं? मैं जरा अंदर जा रहा हूँ, ये चाय के बर्तन साफ करना है। हाय राम, तुम क्यों साफ करते हो? मैं कर लूंगी। नहीं 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 नहीं, ये मुझे ही करने दो। और कई बार अभी चाय बनेगी, हर बार तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? और माधव जी, देखिए आपको तकलीफ ना हो तो मैं जरा नहाना चाहता हूँ। पिछले 3 दिन से मैं सफर में रहा, वो मेरे लाख मना करने पर भी तुम नहाए बगैर तो रहोगे नहीं। ये सच है। तो जाइए, हाँ? नहाइए। थैंक यू। साबुन रखा है? ओह थैंक यू, यू आर वेरी काइंड। ला 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 ला। ये कैसा बेशर्म इंसान है, दूसरों के मकान में घुसकर मजे से वहां की सुख सुविधाओं का फायदा उठा रहा है। अरे विजू, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें शायद उसका ये बर्ताव अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसा कब कहा? तुम उसकी ओर ध्यान न दो, कुछ देर वो बकबक करेगा और खामोश हो जाएगा। इस तरह उसकी उपेक्षा करने से काम थोड़ी चलेगा। देखते नहीं अपने चारों ओर का वातावरण कैसी गड़बड़ मची हुई है। ऐसे वक्त में हमें उसका सहारा रहेगा। हमें बड़ी समझदारी से काम लेना होगा। ऐसा समय जिंदगी में कभी कभार एक आध बार ही तो आता है। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि ऐसा समय साला मेरे हिस्से में कैसे आया। लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? आओ, बैठो। अरे वहां दूर क्यों बैठ रही हो? यहाँ मेरे पास बैठो ना। विजू, इस कर्फ्यू की वजह से तुम्हें नहीं हमें इस तरह एकांत में मिलने का मौका मिला। सच पूछो तो मुझे इस कर्फ्यू का एहसानमंद होना चाहिए। चलो हटो, झूठ ना बोलो। मैंने जब कुछ देर पहले कहा कि कर्फ्यू उठते ही मैं भाग गई, तो तुमने कहा ये तुम्हारा पागलपन है। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। लेकिन अब लगता है कि ये कर्फ्यू महीना भर चलता रहे तो अच्छा है। तुम्हारा अखंड साथ मुझे मिलता रहेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कर्फ्यू की मुसीबत में ये एक अच्छी बात हुई। एक दूसरे को पहचानने के लिए इतने करीब से देखना जरूरी है। वाह वाह वाह, नहाने के बाद शरीर कितना हल्का और मन कितना प्रसन्न हो जाता है। जी। अभी टाइम क्या हुआ है? 10 बजे हैं और हमें सारी रात काटनी है। और जगह कुल ये कमरा है और वो किचन है। कोई बात नहीं, मैं तो बाहर भी सो सकता हूँ। नहीं नहीं, बाहर जाड़ा बहुत है। हाँ? हम ऐसा क्यों ना करें, रात भर बैठकर बातें करते रहे। नहीं नहीं, कल दफ्तर में इंस्पेक्शन है, उस पर मेरा प्रमोशन डिपेंड करता है। मैं तो भाई थोड़ी देर सोऊंगा, मुझे सोना ही चाहिए। अगर मेरी नींद ना खुले तो मुझे 6 बजे जगा देना। ओके, गुड नाइट। वो रुकते तो तुम एकदम इतने सीरियस क्यों हो गए? मैं अपने सीरियस होने का कारण बताऊं? सच पूछो तो सीरियस शब्द सही नहीं है। फूल देखने पर जब कोई हाथ ये महसूस करने लगता है कि हाथ बहुत सख्त, खुरदरा और रूखा है और फूल को हाथ में लेने की उसकी क्षमता नहीं है, तो उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है जैसी मेरी हो गई है। मुझे लगता है मेरे स्पर्श मात्र से ये फूल कुम्हला जाएगा। चलो हटो, तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो। मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी ओर देखकर ईमानदारी से मैंने जो कुछ अनुभव किया है वही मैं कह रहा हूँ। तुम कितनी अच्छी बातें करते हो, कितने अच्छे हैं तुम्हारे विचार। लेकिन तुम अपने आप को खुरदरा, सख्त और रूखा क्यों कहते हो? तुम्हारी बातें तो कविता की तरह कोमल और सुकुमार है। मेरी की हुई तारीफ का बदला चुकाया जा रहा है? नहीं, मुझे सचमुच जो लगा वही बोल रही हूँ। अच्छा, फिर तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? कहानी सुनाते सुनाते तुम अचानक चुप क्यों हो गई? मेरी समझ में नहीं आता, मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, कोई बात करने का मन नहीं होता। ठीक,
हम लोग ऐसे बात करेंगे जैसे रेलवे की वेटिंग रूम में मुसाफिर बात करते हैं। व्यक्तिगत बातें नहीं, जनरल बातें, जैसे महंगाई सस्ताई का जिक्र, फिर अपने गांव की कोई विशेषता। इस बीच 2-3 बार चाय और तब तक गाड़ी आ जाती है। ये हुई पुरुषों की बात। औरतों के डिब्बे में मामला बिल्कुल उल्टा होता है। गाड़ी छूटते ही औरतें एक दूसरे का परिचय कर लेती हैं और सामने वाली स्त्री उनकी बातों में दिलचस्पी ले रही है ये समझते ही उनकी व्यक्तिगत बातों का जो सिलसिला शुरू होता है तो वो उनका स्टेशन आने तक चलता रहता है। अच्छा, इसके माने ये हुए कि औरतें बड़ी भाग्यवान होती हैं। उन्हें अपने मन की बात बताने के लिए कोई ना कोई मिल ही जाता है। मैं तो यही कहूंगी कि औरतें भोली भाली होती हैं। हम जिसे अपनी राम कहानी सुना रहे हैं उसे उसमें दिलचस्पी है या नहीं, या हम पर होने वाले अन्याय को दूर करने में वो सहायक हो पाएगी या नहीं, इसका भी वो विचार नहीं करते। सुनने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूँ। मैं बहुत सफर कर चुका हूँ, सफर अब भी जारी है। मैं खोज रहा हूँ ऐसी जगह, ऐसा व्यक्ति जहाँ मन लग सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी का मूड बिगड़ गया हो और वो आधा घंटा भी आपके साथ रहे तो तरोताजा होकर लौटे। आइडिया! अरे, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मैं कामकाज की तलाश में इतना भटक रहा हूँ, उससे तो घर पर ही मैं एक दुकान खोल देता। दुकान? कैसी दुकान? दुकान पर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगाता, मूड रिपेयरिंग वर्कशॉप। किसी का किसी भी वजह से बिगड़ा हुआ मूड यहाँ तुरंत सुधारा जाता है। और जिनका मूड ही ना हो उन्हें नया बढ़िया मूड दिया जाता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि किसी किसी का मूड हर वक्त तरोताजा कैसे रह सकता है। मेरे मन के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो मुझे सारी दुनिया पे गुस्सा आता है। तुम्हारे सुख दुख से अनजाने आदमी का क्या ताल्लुक? इस दुनिया के लोगों से अगर नाता जोड़ना हो तो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो उन्हें हंसाइए या मुसीबत के समय में उन्हें हाथ देकर ऊपर उठाइए। बस दुनिया आपकी है। बचपन से अनाथ लड़का, मेहनत की तो 2 जून का अनाज मिला। किसी से मीठा बोलकर, किसी का मन रिझाकर रोटी नसीब हुई। लेकिन जिद बढ़ी कि मैं लिखूंगा, पढ़ूंगा, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े तो भी करूंगा और डिग्री हासिल करके ही रहूंगा। नौकरी मिली, पत्नी मिली, पहले ही साल लड़का हुआ। 2 कमरों की दुनिया बसी, जहां सुख ही सुख था। दिन रात सुख की गंगा बहती थी। बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर कन्याकुमारी की सैर करने जाने को मन किया। निश्चय किया। पत्नी बहुत दिनों से तरह तरह के सपने संजो रही थी। क्या क्या देखना है, कहाँ कहाँ घूमना है। रात को गाड़ी में सोते समय मुझसे कहने लगी, कावेरी का पुल है तो मुझे जगाना, मुझे नदी देखनी है, सुंदर चांदनी देखनी है। बस इतना कहकर वो सो गई। मैं जागता रहा। गाड़ी तन तनाती चली जा रही थी और फिर अचानक थाड़ 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 गाड़ी के 5 डिब्बे कावेरी नदी के पेट में समा चुके थे। मैं तैरकर बाहर आया, लेकिन वो और मेरा बेटा वहीं समाप्त हो चुके थे। मैंने जो कुछ भी कमाया था वो कावेरी की भेंट चढ़ चुका था। मैं खाली हाथ ऊपर आया। जिंदा तो रहा, मगर भूतकाल की यादों का शाप साथ रहा। अब तो एक ही इच्छा है, पिछला सब भूल जाओ। जब यादों की मधुमक्खियां काटने लगती हैं तो बिस्तर बांधकर कहीं भटकने निकल पड़ता हूं, मगर यादें भुलाए नहीं जाती। तुम्हारे जैसे हंसमुख और खुशमिजाज आदमी के लिए यह संभव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये हंसमुख चेहरा और ये जिंदा दिली, ये तो मुखौटा है। जो चाहता हूं हासिल कर लेता हूं, अपने लिए नहीं, दूसरों को देने के लिए। अब नहीं यादें, असंभव। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। जो आदमी अपने पर मुसीबत का पहाड़ टूटने पर भी दूसरों की मदद के लिए दौड़ता है, वो अपना सुख भी फिर से हासिल कर सकता है, निश्चित रूप से कर सकता है। उसके बाद मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। दुनिया से मेरा एक ही रिश्ता है, दुनिया को हंसाने का, उसे सुख देने का।
मेरे दुख से किसी का कोई संबंध नहीं, इसलिए मैं अपना दुख कभी किसी से नहीं कहता और ना ही कभी किसी से कहूंगा। मुझसे तो कहा आपने। क्या 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 कहा मैंने? अपना दुख, वो सुख जो तुम खो चुके हो। तुमसे कहा मैंने? सचमुच कहा? ये कैसे हो गया? मेरे मन का ताला ये अचानक कैसे खुल गया? तुमने मुझे ये सब बताया, इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। एक ऐसा रिश्ता हमारे बीच हो गया है जिसके नाते तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मानोगे ना मेरी बात? क्या? अपना दुख भुलाने के लिए, पुरानी यादों के दर्द को दबाने के लिए तुम दुनिया को हंसाते हो। मैं कहती हूँ उसी दुख की नींव पर अपने नए सुख का संसार खड़ा करो। सारी वेदना को सुख के शीतल सागर में डुबो दो और तुम देखोगे कि तुमने हंसी का जो मुखौटा चढ़ा रखा है उसकी जगह पर सच्चा हास्य खिल उठेगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं ये कैसे कर पाऊंगा? मेरी सहायता से भी नहीं कर पाओगे। तुम मेरी क्या सहायता कर पाओगी? परी कथा में मगन रहने वाली तुम्हारे जैसी लड़की को मैं वास्तविकता के अंगारों पर नहीं घसीट सकता। आज तक जो बात तुमने कभी किसी को नहीं बताई वो तुम मुझे बता सके, इससे मुझे लगता है मुझे तुम्हारे मन में प्रवेश मिल गया। पूरी होने पर आदमी कितना तरोताजा महसूस करता है। अब कर्फ्यू हटे या लगा ही रहे, मैं उससे डरने वाला नहीं हूं। हाँ? लेकिन तुम दोनों अब तक क्या कर रहे थे? थोड़ी बहुत नींद ली या नहीं? कर्फ्यू उठ गया शायद। मैं रेडियो लगाता हूं, अभी पता चल जाएगा। एक सूचना सुनिए। इस सायरन के साथ ही सुबह 8 बजे तक के लिए कर्फ्यू उठा लिया गया है। सूचना समाप्त हुई। चलो भाई कलंदर, उठाओ बोरिया बिस्तर और यहां से रवाना हो। मैं भी चलती हूँ, घर पर माँ चिंता कर रही होंगी। 2 घंटे की फुर्सत मिली, ये अच्छा हुआ। आओ बिजू, मैं अपने स्कूटर पर तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। तुम्हारी माँ को ये सब बताना होगा ना, और फिर चाय भी पीनी है मुझे। चलो, मैं स्कूटर की चाबी लेकर आता हूँ। नहीं, क्या? मुझे छोड़कर आने की जरूरत नहीं। क्यों? अभी काफी समय है। मेरे लिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं इनके साथ चली जाऊंगी। कहाँ चली जाओगी? जहां भी ये ले जाएं। क्या मतलब? माधव, मैंने कहा था ना, जिंदगी में कभी कभार ही ऐसा समय आता है। उस पर तुम नाराज हो उठे थे, लेकिन ये सच सुन लो, वो एक बार आने वाला समय, वो कभी कभार आने वाला समय आज आ गया है और मैं इस समय का लाभ उठाने वाली हूं। तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है माधव। चलो कलंदर, हम लोग चले यहां से। चलो। विजू, विजू सुनो तो। विजू, अरे बात तो सुनो। विजू रुको। विजू, विजू। जिंदगी में कभी कभार नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आपने श्रीमती वैजयंती काले के मराठी नाटक आयुष्यात एक एक दा का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद श्रीमती वंदना जोशी ने किया था। इसके प्रस्तुतकर्ता थे सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायक थीं वीना भारद्वाज। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्याम अरोड़ा, सुचित्रा गुप्ता, अनिल सूद, सत्यव्रत शर्मा और अनिल सहगल। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया था।